रहीम, आज हमारा जो होने वाला टेस्ट था, टेस्ट नंबर 3, उसकी हमने डिस्कशन करनी है। तो उसमें हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी? बॉडी का जो फंक्शनल यूनिट है वो इनमें से आपने सेलेक्ट करना है कि वो कौन-सा है। नंबर 1 आपके पास ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 2 ऑप्शन है आपके पास राइबोसोम्स, नंबर 3 है आपके पास गोल्गी कॉम्प्लेक्स और लास्ट ऑप्शन आपके पास है नन। तो बेसिकली जो फंक्शनल यूनिट होता है बॉडी का, वो सेल कहलाता है और सेल का ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा। इट मीन्स कि यहाँ पर आपका जो है ना नन जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी? तो फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी क्या है? वो है हमारे पास सेल। तो सेल ऑप्शन इन चारों में जो है ना एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फिर हम क्या करेंगे? नन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय सेल टू इंटरैक्ट विद अदर सेल्स? इसमें से आपने ये बताना है कि सेल्स एक सेल दूसरे सेल के साथ जो इंटरैक्ट करता है, कनेक्शन डेवलप करता है, उसको हम क्या कहते हैं? पहला आपके पास ऑप्शन है सेल ट्यूब्यूल, दूसरा ऑप्शन है आपके पास सेल जंक्शन, तीसरा आपके पास ऑप्शन है सेल डिटेक्टर्स और लास्ट ऑप्शन है नन। तो सेल ट्यूब्यूल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सेल डिटेक्टर्स भी कुछ नहीं है, तो बेसिकली ये सेल जंक्शंस होते हैं। जैसे कि प्लाज्मोडेस्माटा आपने जो है ना वो पढ़ा होगा कि सेल टू सेल जो है ना उनकी जो कनेक्टिविटी होती है वो प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए होती है, तो वो हमारे पास सेल जंक्शन कहलाते हैं, जो कि सेल को एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ते हैं, वो सेल जंक्शन कहलाते हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेल जंक्शन है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स द सेल जंक्शन इज अबंडेंट? आपने इनमें से ये बताना है कि सेल जंक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। ये आपके पास 3 सेल्स दिए गए हैं, कार्डियक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, एपिथेलियल सेल। कार्डियक सेल आप जानते हैं कि इट कॉन्स्टिट्यूट्स आवर हार्ट। इसी तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है एपिथेलियल और चौथा है हमारे पास नन। तो ये हमारे पास ऑप्शन है एपिथेलियल। एपिथेलियल जो हमारे सेल्स हैं, ये हमारी जो इनर एंड आउटर जो सरफेस है, बॉडी की सरफेस है, उसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे जो ऑर्गन्स हैं, स्किन है, इनके अंदर जो है ना और इसके अलावा ब्लड जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें पाए जाने वाले जो सेल्स होते हैं, वो एपिथेलियल होते हैं। तो उनके दरमियान जो सेल जंक्शन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसकी वजह ये है कि जैसे अगर हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो गैसेस का एक्सचेंज होता है, मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है, तो वो जो है ना सेल जंक्शन का इसलिए होना जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। तो एपिथेलियल के अंदर जो है ना बाय नेचर हमारे पास जो है ना सेल जंक्शन ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों जो है ना हमारे पास ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन होती है, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खास बात यह है कि इसके अंदर कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं और वो कैल्शियम आयन जो है ना मसल की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इन्वॉल्व होते हैं। तो जब थिक और थिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं तो कैल्शियम आयन का जो है ना उसमें रोल होता है। कैल्शियम आयन बाइंड करते हैं ट्रोपोनिन के साथ। जब वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करते हैं तो ट्रोपोमायोसिन जो है ना वो रिमूव हो जाती है और इस तरीके से थिन और थिक फिलामेंट के दरमियान कनेक्टिविटी डेवलप हो जाती है और मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये पूछा ये जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड? इनमें से कौन सी टाइप ऑफ सेल है जिनके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है? तो इसमें आपके पास पहला ऑप्शन है मसल सेल, नंबर 2 है लिवर सेल, नंबर 3 है किडनी सेल और नेक्स्ट है आपके पास नन। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि मसल कंट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, चूँकि कैल्शियम आयन को रिलीज़ करते हैं, तो ये आपके पास ऑप्शन जो है ना वो मसल सेल। उसके बाद है व्हिच ऑर्गेनेली इज रिलेटेड टू फाइगोसाइटिक एक्टिविटी? फाइगोसाइटिक एक्टिविटी से रिलेटेड जो ज़ाहिर बात है काम जो है ना वो लाइसोसोम्स का है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं फाइगोसाइटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। राइबोसोम्स का काम प्रोटीन सिंथेसिस है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो वर्क है वो आपके पास सेल सिक्रीशंस होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ द मटेरियल होता है, जैसे लिपोप्रोटीन यानी कि कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाना। ना सिर्फ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाना बल्कि इसके अलावा जो है ना पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल जो है ना वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो है ना काम होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज? पहला ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नंबर 2 है गोल्गी बॉडीज, नंबर 3 है माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी है नन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम नहीं है लाइसोसोम्स को क्रिएट करना। लाइसोसोम्स होते क्या हैं? लाइसोसोम्स एक वेसिकल होता है और एक लार्ज वेसिकल होता है और ये वेसिकल्स जो है ना गोल्जी बॉडीज़ छोटे-छोटे वेसिकल्स रिलीज़ करती है और वही वेसिकल्स फ्यूज़ होकर एक लार्जर वेसिकल में कन्वर्ट होते हैं जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं। तो लाइसोसोम्स सेल ऑर्गेनेलिज़ इनमें से किस ऑर्गेनेलिज़ से प्रोड्यूस होता है? तो वो आपके पास ऑप्शन होगा गोल्जी बॉडीज़। नेक्स्ट है हु इज़ द फादर ऑफ सेल बायोलॉजी? सेल बायोलॉजी का फादर बताएँ जनाब। यहाँ हमारे पास पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन एंड पैलेड एंड नन। तो ये है आपके पास पैलेड। पैलेड को जो है ना फादर ऑफ सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है और ये नोबेल जो है ना प्राइज़ इन्होंने हासिल किया था और इनका जो वर्क है, जो रिमार्केबल वर्क है, एक तो जो है ना वो आप जानते हैं कि राइबोसोम्स को डिस्कवर करना और ये बताना कि राइबोसोम्स का जो काम है वो प्रोटीन की सिंथेसिस है, यानी कि प्रोटीन फैक्ट्री जो है ना वो आपके पास क्या है? राइबोसोम। तो ये आपके पास फादर ऑफ द सेल बायोलॉजी वो पैलेड को कहते हैं। उसके बाद सेल ऑर्गेनेली दैट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल, साइटोप्लाज्म, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनमें सेंट्रोसोम जो है ना वो एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि एनिमल के अंदर पाया जाता है लेकिन प्लांट सेल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट है आपके पास ब्रेन सेल इज सेड टू बी, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। न्यूरॉन कहते हैं, नेफ्रॉन आप जानते हैं किडनी के अंदर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। एपिथेलियल तो एपिथेलियल ही है जो कि स्किन के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन? फॉस्फोट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, स्फिंगोलिपिड, डाइग्लिसराइड्स। तो ये आपके पास फॉस्फोट्राइग्लिसराइड्स जो है ना वो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं होता, उसमें फॉस्फोडाइग्लिसराइड्स पाए जाते हैं, यानी कि डाइग्लिसराइड्स की फॉर्म में तो पाया जाता है लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो फॉस्फोट्राइग्लिसराइड्स आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आपने थिकनेस बतानी है, तो ये है आपके पास 70 टू 100 एक्सट्रॉम होती है। उसके बाद है टू प्लांट सेल्स आर कनेक्टेड बाय सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मोडेस्माटा। तो कनेक्टिविटी ऑफ सेल जो है ना वो प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए होती है। सो यहाँ आपके पास ऑप्शन सी जो है ना वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली आपने बताना है, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नन। तो ये राइबोसोम्स आपके पास नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होते हैं और इनका जो वर्क होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी एक्सप्लेन दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल? तो पहला है सैंडविच थ्योरी, पोरस थ्योरी, कैस्केड थ्योरी और डी नन। तो ये जो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बेस्ट एक्सप्लेन करने वाली जो थ्योरी है वो आपके पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, उसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया। ऑब्वियसली फिर आपके पास जो ऑप्शन होगा वो नन होगा, यानी कि फ्लूइड मोज़ेक जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इस नेचर को कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन चूंकि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लिहाजा यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास नन होगा। उसके बाद है न्यू माइटोकॉन्ड्रिया अराइज फ्रॉम डी नोवो रेप्लिकेशन इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मैंने अपने लेक्चर में भी जो है ना आपको बताया था। तो ये रेप्लिकेशन जो है ना ये इस थ्योरी के ऊपर ज़्यादा बिलीव किया जाता है कि जो नया माइटोकॉन्ड्रिया है वो रेप्लिकेशन के थ्रू बनता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप जानते हैं कि उसका एक अपना डीएनए पाया जाता है जो कि सर्कुलर डीएनए होता है और इसके अलावा राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो नया जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो रेप्लिकेशन के प्रोसेस के ज़रिए ही डेवलप होता है। उसके बाद है द एटीपेज एंजाइम इज लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल एट ऑक्सीसोम, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो ये ऑक्सीसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक नहीं पाए जाते, रेस्पिरेटरी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए? ऑब्वियसली वो सर्कुलर डीएनए है। लीनियर आपके यूकेरियोटिक सेल में जो पाया जाने वाला डीएनए होता है वो लीनियर होता है, अल्टरनेट कोई भी उसकी वो नहीं है, रेगुलर भी कोई शेप नहीं है। तो सर्कुलर डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है और यही सर्कुलर डीएनए आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाया जाता है। इनके प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है उसकी भी जो शेप है वो सर्कुलर होती है। उसके बाद है फैट ऑक्सीडेशन इज डन बाय लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फैट की ऑक्सीडेशन जो है ना वो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है और ये आपके पास होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, यानी कि आप जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 3 फॉर्म्स हैं। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होती है? फैट की ऑक्सीडेशन होती है। उसके बाद द डायमीटर ऑफ एटीएस राइबोसोम इज 250 300 एक्स्ट्रॉम।
तो ये आपके पास 250 से 300 एंगस्ट्रॉम है और ये जो है ना नोट से ही मैंने जो है ना ये आपको क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। उसके बाद है गोल्गी कॉम्प्लेक्स आर रिलेटेड विद सेल सिक्रीशन, मॉडिफिकेशन, बोथ, नन। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चूंकि गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम सेल सिक्रीशन से भी है, मॉडिफिकेशन से भी है, ऑब्वियसली आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बोथ होगा। उसके बाद है एंडोस्केलेटन ऑफ सेल इज मेड अप ऑफ। एंडोस्केलेटन ऑफ सेल, एंडोस्केलेटन जो सेल का है वो किस चीज का बना हुआ होता है? पहला ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर 2 है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल फाइबर, सेल प्रोटीन। तो ये हमारे पास जो एंडोस्केलेटन ऑफ सेल होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डेवलप होता है। डिक्टिसोम्स आर आल्सो नोन एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इनको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं प्लांट के केस के अंदर। उसके बाद है आपके पास मटेरियल एंटर्ड इनटू गोल्जी बाय सिस रीजन, ट्रांस रीजन, बोथ। तो ये सिस रीजन से जो है ना फॉर्मिंग फेज से मटेरियल जो है ना वो एंटर होता है, तो सिस रीजन कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस 1830, 1831, 1832। 32। तो डियर स्टूडेंट्स, रॉबर्ट ब्राउन ने जो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था वो उन्होंने 1831 में किया था। सो ये आपको ना डेट भी याद रहनी चाहिए कि रॉबर्ट ब्राउन, जो फेमस डेट्स होती हैं वो भी बाज़-औक़ात पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के अंदर आ जाती हैं, तो लिहाजा आपको इनको भी जो है ना क्रैम करना पड़ेगा, इनको याद करना पड़ेगा। उसके बाद द टर्म क्रोमैटन वाज कॉइन्ड बाय फ्लेमिंग, फेंटोन, रॉबर्ट्स। तो ये फ्लेमिंग ने जो है ना टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी क्रोमैटन की। उसके बाद है आपके पास द मेजर कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर सबसे ज्यादा चीज क्या पाई जाती है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। तो न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा जो है ना वो प्रोटीन्स पाई जाती हैं और वो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ऑक्टामर्स होती हैं। ये मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी बताया था कि हिस्टोन प्रोटीन जो है ना वो जो है ना एक कॉम्प्लेक्स बनाती हैं डीएनए के साथ, और वो एक आगे एक डीएनए जो है ना लिंकर रीजन बनाता है। फिर उसके बाद दोबारा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है और फिर जो है ना वो इस तरीके से एक पूरा जो है ना स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर डेवलप हो जाता है। तो ये आपके पास ऑप्शन जो है ना वो प्रोटीन का है। उसके बाद है कैरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। नाम से जाहिर है न्यूक्लियस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रोमैटन? क्रोमैटन दो इकसाम का होता है, हेट्रोक्रोमैटन और यूक्रोमैटन। उसके बाद है हिस्टोन इज ऑक्टामर्स। कॉन्स्टिट्यूटिव एंड फैकल्टेटिव आर द टाइप्स ऑफ हेट्रोक्रोमैटन। ये हेट्रोक्रोमैटन की दो टाइप्स हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव और फैकल्टेटिव। विच वाज द नेम ऑफ कैमल ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये जीके के पोर्शन से आ रहा है कि विच वाज द नेम ऑफ कैमल ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अस्वा, कस्वा, दुरदुर या नन। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनी थी उसका नाम कस्वा था, तो ये आपके पास ऑप्शन कस्वा। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ग़ज़वात ये आपने बताने हैं, इसका आपने आंसर करना है। तो ये 27 जो है ना टोटल ग़ज़वात थे जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना खुद उसमें हिस्सा लिया। उसके बाद हू प्रपोज़ द अज़ान वेरी फर्स्ट टाइम? तो वेरी फर्स्ट टाइम अज़ान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने प्रपोज़ की थी। तो यहाँ पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नमाज़ जुम्मा बिकम फ़र्ज़ इन मदीना, मक्का, मदीना, तैफ, नन। तो ये इसका जवाब मैंने इसके अंदर ही बता दिया है, तो ये मदीना जो है ना आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। द सील ऑफ प्रॉफिट वाज़ मेड ऑफ सिल्वर, गोल्डन, कॉपर। तो सील ऑफ प्रॉफिट जो है ना वो सिल्वर की बनी हुई होती है, बनी हुई थी, गोल्डन की भी नहीं थी, गोल्डन भी मतलब उसमें नहीं थी, कॉपर में भी नहीं थी। तो वो उसका जो कलर था वो भी सिल्वर था और वो मेटल भी उसमें सिल्वर यूज़ की गई थी। उसके बाद है अबू लुलु फिरोज मार्टियर्ड विच कैलिफ ऑफ इस्लाम? कि इसने अबू लुलु फिरोज ने किस खलीफा राशिद को शहीद किया? तो इसमें आपके पास 3 ऑप्शन है, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये स्लेव था, उनका एक गुलाम था, जिसने हज़रत उमर को शहीद किया था। हाउ मैनी बोज इन द होली कुरान? होली कुरान के अंदर जो टोटल सजदे हैं वो कितने हैं? तो वो आपके पास 14 है। विच सूरा इज नोन एज द हार्ट ऑफ कुरान? सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन, सूरह अनफाल मीन, सूरह अनफाल का मतलब क्या है? उसका सूरह अनफाल का जो मतलब है ना वो केव होता है, गार, गार को अनफाल कहते हैं। हाउस ये भी आपके पास ऑप्शन गलत है, बटरफ्लाई भी गलत है, नन भी आपके पास ऑप्शन नहीं, तो सिर्फ ऑप्शन हमारे पास कौन सा बचता है? केव। तो कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चंस को पहले ठीक तरीके से अंडरस्टैंड करें, उसको केयरफुली पढ़ें और उसके बाद जाकर आप उसके आंसर किया करें।